ठीक है, तो चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच मेथड? बाय परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी संविदा की शर्तों का पालन कर दिया तो वो संविदा के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वो संविदा समाप्त हो जाती है। संविदा करने का आशय क्या हुआ? किसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना। वो पूरा हो गया, संविदा खत्म हुई, डिस्चार्ज हो गई। अब दूसरा एक हम पढ़ेंगे जो धारा 39 सेक्शन 39 हमने छोड़ रखा था। उसमें क्या है कि डिस्चार्ज बाय ब्रीच। अगर दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड ऑन एनी ऑफ द पार्टी इज फेल्ड टू परफॉर्म दैट, फेल हो गया या जानबूझ के उसने ऐसा कर दिया, तो क्या हुआ? ब्रीच होगा। दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ा देखना चाहिए कि क्या उसमें कदम हो सकते हैं किसी पार्टी के, एनी ऑफ द पार्टी। तो क्या करेगा ऐसा कि वो ब्रीच हो जाएगा, यानी संविदा भंग हो जाएगी। ब्रीच माने भंग होना। तो भंग के द्वारा संविदा की समाप्ति। भाई किसी ने अगर अपनी जिम्मेदारियों को पालन करने से मना कर दिया, खत्म हो गई। अब उससे आगे की प्रोसेस जो भी होगी होगी। तो एक केस था एसोसिएटेड सिनेमाज ऑफ अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड एम्यूजमेंट कंपनी। एसोसिएटेड सिनेमाज ऑफ अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड एम्यूजमेंट कंपनी। इस मामले में 3 बिंदु बताए गए हैं। 3 points are there in this case, held that by help of which a breach of contract can be made. पहला क्या है? पहला ये बिंदु है, when a party thereto renounces his liability under it. Renounces माने त्याग करना। अगर कोई पार्टी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें की कोई पार्टी, when a party thereto renounces त्याग करती है, छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? his liability under it. his liability under it माने कि उसकी जो जिम्मेदारियां उस प्रॉमिस के तहत थी कॉन्ट्रैक्ट में, उनको वो पालन नहीं करता है। पहला बिंदु। दूसरा, by his own act makes it impossible that he should perform his obligation under it. अपने किसी काम के द्वारा, अपने किसी कृत्य के द्वारा क्या करता है? मना कर देता है या इम्पॉसिबल बना देता है। मना नहीं करेगा, इम्पॉसिबल बना देगा। किस चीज को इम्पॉसिबल बना देगा? वो जो उसके ऊपर लायबिलिटी इंपोज की गई है उसको परफॉर्म करना है। दायित्व जो उसके ऊपर है उसको परफॉर्म करना है और वो उसको नहीं करता है। अपने एक्ट द्वारा उसको जो दायित्व है उसको इम्पॉसिबल बना देता है कि अब नहीं हो सकता वो। अभी उदाहरण हम देखेंगे। तीसरा, टोटली और पार्शियली फेल्स टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन। जो ऐसा दायित्व है उसको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, टोटली और पार्शियली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या करता है? फेल कर जाता है। फेल्स, ध्यान रखिएगा। परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन। तो इन 3 स्थितियों में आप कह सकते हैं कि एक संविदा भंग की जाती है इन 3 तरीकों से। ठीक है, हो सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब इसके आगे हम सीधे चलेंगे। रिपीट कर दीजिए। और वो सेकेंड पॉइंट कौन सा मेन पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, बाय हिज ओन एक्ट, अपने कृत्यों द्वारा, अपने कार्य द्वारा, मेक्स इट इम्पॉसिबल। क्या? इस चीज को असंभव बना देता है। किस चीज को? दैट ही शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट। उसको जो दायित्वों का निर्वहन करना है उस प्रॉमिस और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उनको अपने कृत्यों द्वारा असंभव बना देता है। मेक्स इट इम्पॉसिबल दैट
बाय हिज ओन एक्ट्स, ठीक है। एसोसिएटेड सिनेमाज ऑफ अमेरिका, एसोसिएटेड सिनेमाज ऑफ अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड एम्यूजमेंट कंपनी। आप यहां से इसको शुरू कर सकते हैं अगर ये प्रश्न आता है तो, मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि ब्रीच क्या हुआ, कैसे हो सकता है। अब दो तरीके से, दो प्रकार कह सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हो सकते हैं। कौन सा? अभी आपके प्रश्नों में जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें कभी या हमेशा जो प्रश्न आता होगा वो आता होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी जैसे बेल समझते हैं ना, एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए हैं, मतलब अग्रिम जमानत के लिए, तो वही वाला शब्द है एंटीसिपेटरी माने अग्रिम, या यहाँ पे जो ज्यादा प्रॉपर वर्ड है दैट इज पूर्वकालिक। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक भंग, जो समय है, काल है, उसके पहले किसी चीज को ब्रीच कर देना, भंग कर देना, वो होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। वो काल क्या होगा? वो काल वो होगा, वो टाइम वो होगा जबकि कॉन्ट्रैक्ट में उन लोगों को अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करना है। वो टाइम के पहले अगर ब्रीच कर गए तो कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। दूसरा क्या होगा? जो जब समय आ जाए, होता है ना, हमने बताया कब, कहां, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो कब वाली बात आती है, टाइमिंग वाली बात आती है। तो टाइमिंग, जब टाइमिंग उसकी आ जाए, जब टाइम आ जाए कि हाँ उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है कि इस समय आपको परफॉर्म करना है, तो वो टाइम जब आ जाए और उस समय एक पार्टी जो है अपने जिम्मेदारियों को मानने से मना कर दे, तो वो कहा जाता है वर्तमान भंग, प्रेजेंट ब्रीच। ठीक, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको बता दिए, प्रेजेंट ब्रीच बता दिए। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच को अगर आपको शब्दों में कहना हो तो कह सकते हैं एंटीसिपेटरी, क्या कहेंगे? रेप्यूडिएशन ऑकर्स। ब्रीच माने रेप्यूडिएशन, रेप्यूडिएशन भी शब्द आज इसके लिए कहेंगे। ब्रीच तो हुआ, रेप्यूडिएशन के थ्रू हो गया। जब कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच या एंटीसिपेटरी रेप्यूडिएशन ऑकर्स where prior to the promised क्या? डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जो एक परफॉर्मेंस की डेट होती है उसके पहले अगर ब्रीच कर दिया जाए तो क्या होगा? वो होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच। इतना ही। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंटीसिपेटरी ही ज्यादा इसमें मेन है, उसको समझना होता है। उसमें 2-3 स्थितियों का वर्णन है कि क्या कैसे होगा। तो देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच पे कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस माने इसका क्या होगा, आगे के चरण क्या होंगे, इसका जो निकलेगा, मतलब प्रॉब्लम जो होगी वो क्या होगी, उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, तो बताओ? आगे के परिणाम कह सकते हैं। परिणाम, आगे के परिणाम क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए इसमें 2 पहले मुद्दे आएंगे। क्या? मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये बंदा एंटीसिपेटरी ब्रीच कर जाता है।
डेट आने के पहले ही कहता है ठीक है मैं नहीं करूंगा काम, जो मैंने कहा था वो नहीं कर सकता, जो संविदा मैंने की थी उसको मैं नहीं करूंगा। ठीक, अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा। पहला, इनके ब्रीच करने से, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इसका जो प्रोमिस का पार्ट है उसको ये करने से फ्री हो सकता है या एक्सक्यूज हो जाएगा। इन्होंने एंटीसिपेटरी कर दिया तो हो सकता है कि ये वाला बंदा कहे ठीक है आपने कर दिया मैं फ्री हो गया, अब तो मैं नहीं करूंगा, मेरे पार्ट से कोई परफॉर्मेंस अब नहीं किया जाएगा, हाँ जो मुझे लॉस या फायदा हुआ उसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो इसमें पीड़ित पक्षकार है, ठीक है, पीड़ित पक्षकार इंजर्ड पार्टी कह सकते हैं, जो इंजर्ड पार्टी होगी इंजर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं इनके पास। पहला तो ये हुआ कि इन द फर्स्ट प्लेस द अदर पार्टी इज एक्सक्यूज टू फर्दर परफॉर्मेंस, कोई भी आगे परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है, इसने अपना मना कर दिया तो ये परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरा क्या हुआ, इसमें पीड़ित पक्षकार होगा, भाई एक ने अपना मना किया तो पीड़ित वाले को दूसरे को कुछ नुकसान होगा, फायदा होगा, जो भी होगा, तो पीड़ित पक्षकार है उसके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, या तो वो तुरंत इमीडिएट क्या करे, सू करे, तुरंत इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दे। किस चीज का, जो सिविल टाइप का होगा संविदा भंग के लिए। पहला इमीडिएटली सू, यानी पीड़ित पक्षकार तुरंत संविदा भंग का वाद ला सकता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये वेट करे, वेट टिल टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए एक तो एक्सक्यूज हो गया, ये वाला मुद्दा, फर्स्ट पार्टी एक्सक्यूज हो जाएगा, नहीं फर्स्ट के मतलब जब एंटीसिपेटरी बीच होगा तो दूसरी पार्टी एक्सक्यूज हो जाएगी, किस चीज से, परफॉर्मेंस से। दूसरा क्या होगा, जो इंजर्ड पार्टी होगी उसको दो अधिकार मिल जाएंगे, या तो वो तुरंत मुकदमा दायर कर दे, या दूसरा क्या है, अगर कहा गया है कोई केस है उसमें ए ने बी से कहा है कि 15 जुलाई 2021 तक या 15 जुलाई 2021 को ये संविदा जो हम लोगों के बीच में हो रही है इसको हम लोग पालन करेंगे, ठीक है। इन्होंने 5 जुलाई को ब्रीच कर दिया, ठीक, कह दिया कि नहीं वो जो हम संविदा किए थे वो हम नहीं करेंगे। अब इस पार्टी को, जो इंजर्ड पार्टी है बी को, एक राइट मिलेगा, वो राइट ये होगा कि वो कोर्ट में जाए और जो भी कंपनसेशन हो उसके लिए दावा करे, समझ रहे हैं। तो वो कोर्ट में दो तरीके से जा सकता है, दो तरीके नहीं दो समयों पे जा सकता है। एक तो जैसे ही इन्होंने 5 जुलाई को मना किया 6 जुलाई को पहुंच जाए कोर्ट में, या इस वाले का मतलब क्या हुआ, हो सकता है बी को लगे कि चलो हो सकता है अभी तो 15 तारीख तक का इन्होंने समय दिया है, इनका मन बदलेगा या कुछ और परिस्थितियां होंगी, हम लोग बात कर लेंगे और ये 15 जुलाई तक इसको परफॉर्म कर दें। तो ये जो सेकेंड वाला मामला आ रहा है ये 15 जुलाई तक वेट करने की बात ये कह रहा है। बी हो सकता है कि वेट करे 15 जुलाई तक और कहे कि चलो 15 जुलाई के बाद अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, क्लियर। तो अब इन दोनों में अलग अलग फिर परिस्थितियां निकलेंगी, इन दोनों को याद रखिएगा कि इंसर्ट पार्टी के पास जो दो इसमें स्थितियां हैं, इमीडिएट शो करने का और वेट टिल, तो इमीडिएट शो करेंगे तो, और वेट टिल टाइम करेंगे परफॉर्मेंस, तो क्या होगा हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक इसमें उदाहरण आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा सा है, उसको थोड़ा समझेंगे कि
Worcester versus De La Tour. Worcester versus De La Tour. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत जगह कोट किया गया और पहले यही केस आया था। अभी हमने आपको एक केस पढ़ाया था फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का। ये समझिएगा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का जो मामला है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी लागू होता है, और जो फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का मामला था उसको जो सपोर्ट मिला था वो इसी केस से मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो गिव्स एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। एंटीसिपेटरी ब्रीच इसमें क्या करता है, ये तत्काल गिव्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन देता है। मतलब आप तुरंत आप जा सकते हैं कोर्ट में, इमीडिएट, ध्यान रखिएगा, इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। आपको एक्शन का राइट देता है, आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं ये नहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वर्सेस्टर वर्सेस डी ला टूर, इसमें क्या था, ये महोदय थे, ये कुरियर माने मतलब मुझे लगता है घूमने टहलने वाले जो होते हैं लोग, संदेश भर कुछ लिखा था, आप ये समझिएगा कुरियर टाइप, मतलब कुछ है। इन्होंने बी के साथ समझौता किया, बी ने इनको ऑफर किया कि हमारी ये टूर शुरू होने वाली है। वो डेट क्या थी, 1 जून 1852 को हम इतना एक टूर वर्ल्ड वाइड शुरू करने वाले हैं, और आप उसमें हमारे साथ रहें और आपको जो भी खर्चा पानी होगा मिलेगा। ठीक है, हो गया। लेकिन कुछ जब ये शुरू होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही इन्होंने इनको मना कर दिया कि नहीं, अब आपको हम नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। ऐसे कैसे काम करें, हमने पता नहीं कितने अपने एंगेजमेंट्स आपको मना करके तब आपको समय दिया, आपको समय देने के बाद मैंने मना किया तो मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो 1 जून के पहले, 1 जून को शुरू होना था, 1 जून के पहले इन्होंने इसको मना कर दिया। तो ये क्या हुए, ये प्लेंटिफ इसीलिए है इसमें वर्सेस्टर, तो ये तुरंत कोर्ट चले गए और कहा कि भाई इन्होंने ये ब्रीच किया है। तब इसके वकील ने क्या कहा कि भाई ब्रीच ऐसे थोड़ी होता है, ब्रीच जब टाइम आएगा तब न माना जाएगा, अभी इसको ब्रीच को न ट्रीट किया जाए और उस समय तक वेट किया जाए। तो लॉर्ड कैंपबेल थे, याद रहे, नाम रहे न रहे कोई बात नहीं, लॉर्ड कैंपबेल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आपने अभी मना कर दिया, वो मान लिया जाएगा कि ब्रीच है और आप उसके लिए जो भी दायी ठहराया जाना होगा आप ठहराए जाएंगे। क्लियर। तो यहां से इस केस को, मतलब इस केस में जो ये पूर्वकालिक भंग का मामला है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मामला है, यहां से आपको मिल सकता है कि नहीं, ठीक है, यहां से इसको सपोर्ट मिला है और यहां पे चीजों को हेल्प किया गया है, कह सकते हैं बहुत प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत। मान लीजिए जो एक केस वैसे ही है जैसे फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का है, शॉर्ट वर्सेस स्टोन। शॉर्ट वर्सेस स्टोन में क्या कहता है, ए ने बी से कहा कि एक समय आने दो, अक्टूबर नवंबर या जो भी डेट होगी उससे मैं तुमसे शादी कर लूंगा। Made a promise to marry her on a particular date। क्या हुआ, उसके पहले ही दूसरी कोई पसंद आ गई, उसके साथ कर ली। अब क्या इसको उस समय तक वेट करना चाहिए, कोई मतलब निकलेगा क्या? एंटीसिपेटरी ब्रीच का बहुत अच्छा ये आप मामला समझ सकते हैं। शादी करने कहा नवंबर में करेंगे, जुलाई में दूसरी से कर लिया,
तो नवंबर तक वेट करने का फायदा क्या होगा? वही वाला हाल होगा कि वो मरे या उसको तलाक दे, लेकिन हम तब तक क्यों वेट करेंगे भाई? आपने तो अपने कृत्यों से इसको इम्पॉसिबल बना दिया ना, जो अभी मैंने बताया भाई, हिज ओन एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल बना दिया, तो अब उस समय का वेट करने के बजाय आपको एक राइट मिल जाता है कि तुरंत आप इमीडिएटली का तुरंत आपको अधिकार मिल जाता है। सेम केस आपका आप लिखेंगे कि द प्रिंसिपल अप्लाइज इवन ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस प्रिंसिपल इवन अप्लाइज ऑन contingent contracts also, and a very good example is there, that is short versus stone light है। वो क्या है? frost versus night का मामला। ठीक है, बात समझ लीजिए। वहां पे फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट में कॉकबर्न साहब थे, लॉर्ड कॉकबर्न, उन्होंने कहा था ये मामला ठीक फोजेस्टर वर्सेस डी लाटूवर की तरह है, और उसमें इनको कोई मौका नहीं दिया गया था एंटीसिपेटरी ब्रीच के मामले में। अब देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस में अभी बात यहां तक हुई कि अगर वो उस ब्रीच को, दूसरा पार्टी ब्रीच को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करेगा? इमीडिएट सू करेगा, उसको जो भी कोर्ट से फायदा नुकसान रिलीफ मिलना होगा मिल जाएगा। दूसरा आता है पॉइंट, अगर कॉन्सिक्वेंसेस नॉट accepting the repudiation। चलिए भाई, हम अभी आपने मना कर दिया, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम वेट करेंगे। कब तक का वेट करेंगे? तब तक जब तक कि आप उस जो टाइम हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया था, स्पेसिफाई किया था अपने कॉन्ट्रैक्ट में, वो नहीं आ जाता है। तो क्या होगा इसमें? तो क्या होगा इसमें? दो कंडीशंस होंगी। इसमें कंडीशन में कंडीशन शाखाओं में शाखाएं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक आप जो चार्ट बना लीजिएगा तो ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। अब इन्होंने नॉट एक्सेप्टिंग द रेपुडिएशन बाय अनदर पार्टी, ठीक? तो क्या होगा? पहला क्या होगा? जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, उसको क्या होगा? उसके पास एक पावर तो बची रहेगी ना, एक राइट तो उसका बचा रहेगा। हमने कहा, ए ने कहा बी से कि मैं अपना पालन, जो प्रॉमिस है उसको आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म। बी ने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट टिल द टाइम गिवन। ठीक है, वेट करेंगे। अब इनके पास तो वेट कर रहे हैं, इनके पास एक राइट है कि वो डेट आ जाए तो उस पर परफॉर्म कर दे। 15 तारीख जो डेट है, उस डेट पे इनके पास ये ऑप्शन अब भी बचा रहेगा। अगर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनके पास ऑप्शन रहेगा, भले ही उन्होंने ब्रीच किया है अभी एंटीसिपेटरी, बट इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ही हैज द राइट टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस ऑन गिवन डेट। पहला पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर ए और बी ने कोई प्रॉमिस किया, ए ने कहा हम नहीं करेंगे, बी कहते हैं कि ठीक है हम वेट करेंगे, नॉट एक्सेप्टिंग। दूसरा, ये वाला तो पहला बताए थे, ये दूसरा सीन है कि ये कहते हैं हम वेट करेंगे। उस वेट की डेट पे अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका फायदा दोनों पक्षकारों को मिल सकता था, तो उसका फायदा इनको भी मिलेगा, कैसे? अभी हम एक केस बताएंगे, उस पे रहेगा, तब इसको समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं उसको नहीं बताता हूं। एक केस आप देखिए,
जो ऐसी कोई बात को समझ लीजिए कि जो पालन किया जाना है, जो प्रोमिसेस को परफॉर्म किया जाना है, उसका परफॉर्म करना इम्पॉसिबल बना देगा कोई घटना, कोई ऐसी इवेंट जो कि इस परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देगी। तो जो इसको फायदा उठाने का अगर कोई मौका होगा तो वही फायदा इनको भी मिल जाएगा। आगे केस में बताते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एवरी वर्सेस बाउरन के मामले में क्या होगा कि एक, मान लीजिए ए और बी ही सबसे अच्छे पर्सन है जिनके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। ए ने बी से इनकी शिप जो है किराए पे ली शिप और कहा अगले 45 दिनों में आप इस पे माल लोड करेंगे और जहां भी भेजना होगा भेजेंगे, आप हमें किराए पे दे दो। अब ये बंदा अपनी शिप को इधर भेज देता है। यहां जब इनके पास, इनके पोर्ट पे शिप पहुंचती है, इनके डॉक पे पहुंचेगी, तो इन्होंने कहा कैप्टन से कैसा है, वो जो हमने कहा था वो सब नहीं हो पा रहा है, तुम वापस जाओ, यू गो बैक। यहां जो शिप का कैप्टन था कैप्टन को कहा गया कि गो बैक, मेरे पास वो जो माल देना था वो नहीं पा रहा है, इसलिए आप वापस जाओ। कैप्टन कहा, देखिए यहां पे जो अगर हम देखें तो पहला क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि जो कैप्टन है इनको एक राइट मिल जाता है कि तुरंत इनको इन्फॉर्म करें और ये या कैप्टन खुद इनके अगेंस्ट बात ला सकता है कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी 45 दिन का समय है, यहां ध्यान रखिएगा, अगले 45 डेज में इससे लाने को कहा था। पहुंच गया बंदा, मैंने कहा नहीं तुम जाओ। अब कैप्टन और शिप ओनर के पास ये है कि वापस जाए और इनके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सू कर दे, है ना, पहला जो कॉन्सिक्वेंस बताया था। लेकिन यहां पे क्या मामला है, नॉट एक्सेप्टिंग द रेपुटेशन, नॉट एक्सेप्टिंग द रेपुटेशन। दो बिंदु मैंने बताया, 45 दिन बाद ये चाहे तो इसको कहेगा ठीक है माल तुम अगर खड़े हो तो लेके जाओ, अगर नॉन एक्सेप्टेड है। अब यहां पे क्या हुआ, किन्हीं कारणों से जो दूसरा कुछ मामला रहा होगा, वो जो शिप में लोडिंग करनी थी वो इलीगल हो गई, इलीगल हो गई, अब वो नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट हो गई। अब जब प्रोहिबिट हो गई तो देखिए जो कहा गया कि फायदा इनको भी मिल सकता है उसका, बिकॉज ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द रेपुटेशन। अगर एक्सेप्ट किए होते तो सू करते, सू करने गए नहीं, तो इनका ये एक अधिकार जो है वो थोड़ा कहीं कमजोर हो गया। 45 दिन वेट कर रहे हैं, 45 दिन पूरा होने के पहले युद्ध हो गया या कोई और ऐसे कारण हो गया कि माल लाना मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया मतलब मुश्किल इज इम्पॉसिबल, नॉट मुश्किल, इम्पॉसिबल। तो अब इम्पॉसिबल हो गया तो ये क्या कहेंगे, अब इनके पास एक राइट और मिल गया। एक तो ये था कि 45 दिन के अंदर उसको चाहते तो लोड करा देते, भले ही मना किए थे। अब इनके पास ये पावर और आ गई कि ठीक है, इम्पॉसिबल अगर एक्ट हो गया तो उसमें मैं नहीं कर सकता हूं, 45 दिन तक आप वेट कर ही रहे हैं, तो मैं भी इस संविदा से मुक्त हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे, आप पहले भी जानते हैं कि कोई असंभव कृत्य करने का कोई ऐसा मामला हो गया, बीच में असंभवता उत्पन्न हो गई। शुरू में चीजें ठीक थी, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसा हो गया कि शून्य असंभव हो गया करा करना, तो वो शून्य हो जाता है। तो शून्य होने का फायदा इनको भी मिल गया। अब मिस्टर बी जो है ना, he cannot sue against that promiser। ये है मतलब, बात समझ में यहां तक मुझे लगता है आ गई कि नहीं आई, बताओ भाई। दूसरा ही तो बताया भैया, श्रेयांश कौन सा दूसरा? लेकिन जैसे मैं क्या बकबक कर रहा हूं, ध्यान से सुनते नहीं श्रेयांश, बताना मुश्किल है क्योंकि 15 मिनट से वही चीज बता रहा हूं।
पहला होता है कि इनको ये पावर मिल जाएगी कि 15 दिन के वो दिए हुए टाइम के भीतर इसको परफॉर्म कर लें। ठीक, इनको ही पावर मिल रही है तो बैठ के राम नाम जब के वेट कर रहे हैं, इनको पावर मिल रही है प्रोफेसर को गिवन टाइम में उसको परफॉर्म कर दें। दूसरा क्या होगा, अगर कोई ऐसा बात हो जाता है जिससे वो एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो इनको उसका फायदा मिलेगा और इनको उसका नुकसान होगा। अगर असंभव हो गया, करार प्रवर्तित किया जाना असंभव हो गया, शून्य हो जाएगा तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम फ्री हो गए, इनको इनके अगेंस्ट शो करने का मौका खो देंगे। यही तो बिंदु है जो 15 मिनट से बता रहा था। अब क्या होगा देखिए, अभी तो एक बात मैंने बताई कि एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है तो स्यू करने का राइट मिल जाता है। ठीक है, तो राइट मिलेगा तो एक चीज और करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। Consequences in this condition, accepting the repudiation, क्या होगा? A, B, ठीक है, एक कोई गिवन टाइम था, उसके पहले ब्रीच हो जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ए के द्वारा चल दिया। अब बी के पास राइट है टू सू, एक्सेप्टिंग द रेपुडिएशन, टू सू इमीडिएटली। राइट, अब इसमें जो प्रश्न बिंदु है वो ये है कि जो डैमेज होगा, जो ये जाएंगे सू करने तो कुछ कंपनसेशन मांगेंगे ना, वो कंपनसेशन कब कैलकुलेट किया जाएगा, उसका टाइम क्या होगा कंपनसेशन कैलकुलेशन का? 2 टाइम। कैसे? जब इन्होंने जिस समय इमीडिएट सू किया है तो उसी समय, जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझिए फिर बताते हैं उदाहरण। इन्होंने जब सू किया तो उस समय जो भी लॉस उस समय उनको हो सकता था वो कैलकुलेशन होगा उस टाइम पे जिस समय इन्होंने ब्रीच किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए ने बी से कहा था कि 15 तारीख को हम आपको 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू का सप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब इन्होंने ब्रीच किया तो उस समय 7 रुपए किलो आलू थी। 15 तारीख को बी को 5 रुपए में मिलता, आज उन्होंने ब्रीच कर दिया तो बी की मजबूरी होगी दूसरी जगह से बाई करना। उस समय वो मार्केट में जाएगा किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने तो उसको कितने में मिलेगा? 7 रुपए। नुकसान कितने का हो रहा है एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कितने का नुकसान हो रहा है? 2 रुपए पर केजी का। तो मान लीजिए 1000 टन के सप्लाई की बात रही होगी तो वो 2 रुपए प्रति किलो उस 1000 टन पे अप्लाई हो जाएगा। वो नुकसान के लिए वो मतलब उस कंपेंसेशन के लिए भी इनको सू करेगा। मतलब जो कैलकुलेशन होगा वो ये होगा, कहने का मतलब। ठीक है, भविष्य के लिए यहां 15 तारीख आने दीजिए, उस समय क्या होगा रेट? नहीं, उस समय नहीं, अभी आप इमीडिएट बात करो, इमीडिएट के आगे नहीं। जैसे एक इसमें एक केस ला आप लिख लेंगे कि कैलकुलेशन में यह कहा गया था, राम गोपाल वर्सेस समझ में आ रहा है ना? क्यों? भैया ना आ रहा हो तो पूछ लियो इलाहाबादी भाषा में है, और अगर नहीं पूछे हो तो क्या हो, नुकसान हो।
एक ही नुकसान हुई, तुम्हारा नुकसान हुई। ठीक, तो इलाहाबाद की भाषा में कुछ ऐसे बोलेंगे, ये जो थे इसमें कपास, जूट, ठीक, जूट के गिनिंग मिल, कपास की उठाई होती है ना, उठाई क्या होती है, भगवान जाने उसकी सफाई उफाई जो भी प्रोसेस होता होगा। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, कबीरदास जी चाहते गए, तो उठाई जो मामला था, गिनिंग गिनिंग मिल, गिनिंग मिल में, गिनिंग मिल के मालिक थे, इन्होंने इनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है, हमारी जो मिल है उसकी आधी कैपेसिटी मैं आपके कपास को, जूट को गिनिंग के लिए देता हूं, किराए पे या जो भी होगा। इस टाइम से, मतलब एक गिवन टाइम, फ्यूचर टाइम की बात थी, मैं आपको देता हूं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट बिफोर दैट टाइम इनकी तरफ से न कोई माल यहां तक इनके मिल तक पहुंचा था, न कोई उस माल को इन्होंने खरीदा था, कुछ भी नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनकी तरफ से इनके कपास की गिनिंग होनी थी, जूट की गिनिंग होनी थी, बट अभी तक जब तक इन्होंने कोई भी माल इनके यहाँ नहीं पहुंचाया था इनके मिल पे, उसके पहले ही इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया। तो अच्छा उदाहरण है कि जो ब्रीच का इन्होंने एम किया उसका कैलकुलेशन कब होगा, आफ्टर ऑन द गिवन डेट ऑन विच प्रॉमिस वाज टू बी परफॉर्म्ड, उस डेट पे करेंगे या उस डेट पे जिस डेट पे इन्होंने ब्रीच कर दिया है। भाई देखिए, अब फ्यूचर की अगर बात देखिए, अगर ये कहने हमें उस डेट वाला नुकसान चाहिए, तो उस डेट पे कुछ माल खरीदे होते, कुछ ट्रांसपोर्टेशन दिए होते, कुछ और खर्चा हुआ होता, फिर यहां पहुंचता। आज की डेट में उस चीज को इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उस डेट को कैसे क्लेम किया जा सकता है? नहीं क्लेम किया जा सकता। और इसलिए ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था कि ऑन द गिवन डेट, ठीक है, आपका जो नुकसान है, इस समय आप किसी और मिल में जाएंगे तो क्या आपके चार्जेस पड़ेंगे, इनके यहाँ के चार्जेस क्या थे, उसके डिफरेंस को you can get, you can receive that, you can claim for that amount only, which is the difference of that time and present. समझ में आ गया? इसको आप भैया ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, अगर अभी कैलकुलेशन का यहां पे हमने किया, आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर उसने रेप्यूडिएट नहीं किया होगा तो क्या होगा, रेप्यूडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया होता तो कैसे कैलकुलेशन होती। यहां तो रेप्यूडिएशन एक्सेप्ट करने के बाद मामला हुआ है, वहां पे क्या होगा, व्हेन रेप्यूडिएशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनोसेंट पार्टी, ठीक है, वेट करेगा, तो उस समय मान लीजिए यहां पे इसको अगर कंपनसेशन में फायदा हो रहा है, तो वहां अगर नुकसान होगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए आज के डेट में जो मैंने बताया कि 7 रुपए किलो आलू मिल रही है, ये कहते नहीं हम वेट करेंगे, हम अभी क्लेम नहीं करेंगे कंपनसेशन के लिए, इनका तय हुआ है 5 रुपए। अब जब डेट आएगी 15 दिन बाद, उस डेट पे अगर जाते हैं क्लेम करने, उस डेट पे उस आलू का रेट 3 रुपए किलो हो गया है, फायदा किसको होगा, ब्रीच करने वाले को, इनको नहीं कि वेट कर रहे हो, अरे तुम जाओ ना सस्ते में खरीद लो, क्यों इससे पैसा तुम्हें दिलवाए। न्याय और साम्य, इक्विटी एंड जस्टिस, जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है न्यायिक निर्णय में, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा नहीं आपने 5 रुपए किया था 5, अरे उसको सस्ते मिल सकता है, जाओ सस्ते में लो ना, अगर रेट गिर गया तो उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसको कंसीडर किया जाएगा, जुडिशियल जो भी डिसीजन होंगे न्यायिक निर्णयों में उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना होगा, आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगी कि तब तक अगर ये वेट कर रहे हैं तो इनको अपने लॉसेस को कम करने के लिए, इनोसेंट पार्टी हु इज वेटिंग फॉर द टाइम गिवन, तो इनको ये करना होगा कि अपने जो लॉस उनको होने वाला है, उनको लगता है कि लॉस होगा, तो उसको कम करने की कोशिश अपने साइड से करते रहना पड़ेगा,
यहां तक समझ में आ गया होगा एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस और लॉस कैलकुलेशन और सारी चीजें। एंटिसिपेटरी एक पूरा पूरा अपने आप में टॉपिक है और आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। हेमैन वर्सेस डार्विन। Hammonds versus Darwin Limited। एक नया आयाम, नया डायमेंशन इसमें आप समझने की कोशिश करिए। एक पार्टी ने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं, अब मैं तो आगे इसको नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मना कर दो। ये उस संविदा के पार्टी थे, वो अनदर पार्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ही कीप्स हिज प्रॉमिस कॉन्टिन्यू। ये कहता है ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं नहीं मानूंगा। ये अपने प्रॉमिस को कंटिन्यू रखता है। ऐसे किसी में क्या होगा इस बात में? हेमैन वर्सेस डार्विन लिमिटेड में कहा गया कि एक पक्षकार के कह देने मात्र से संविदा खत्म नहीं होगी जब तक कि दूसरे का उसमें सहमति न मिल जाए। रेपुडिएशन बाय वन पार्टी स्टैंडिंग अलोन। अगर एक पार्टी अकेले कह रही है कि नहीं हम नहीं इसको करेंगे, रेपुडिएट कर रहे हैं, डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करता है। इट टेक्स टू मीन्स दिस पार्टी एंड दिस। इस केस में ये मसला आया। ठीक है, और इसी में ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, इतना ही आप लिखेंगे। इसके बाद इसी में जो एक ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, वो एक और केस आता है, देखिए है ना, हेमैन वर्सेस डार्विन लिमिटेड। एक और मसला आता है व्हाइट एंड कार्टर लिमिटेड। व्हाइट एंड कार्टर लिमिटेड वर्सेस B.M. ग्रेगर। वो हेमैन वाले जो कहा गया था, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको यहां भी अप्लाई किया गया था। इसका फैक्ट आपको मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं कि एक गैरेज कंपनी थी। गैरेज कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट करने वाले एजेंट को, गैरेज कंपनी और एडवर्टीजमेंट कंपनी का एजेंट था, इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप देखते होंगे बसेस वगैरह पे लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर्स वगैरह लगा के रखते हैं। कुछ वही मसला था। कंपनी ने कहा कि ठीक है, अगले 3 साल के लिए मेरा एडवर्टीजमेंट तुम बसेस पे करो। ठीक है, कर रहा हूं, लेकिन पहले ही उसने मना कर दिया 3 साल पूरा होने के पहले ही कि अब बस नहीं करेंगे, बंद करो। जो मैंने कहा कि repudiation by only one party does not makes the termination of contract, does not terminate the contract। तो इन्होंने 3 साल तक के लिए कहा, आपने बीच में ब्रेक कर दिया। बीच में इन्होंने इन बिटवीन कहा कि नहीं, अब डोंट डू दिस, मैं अपने को ब्रीच कर रहा हूं। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो ना, मैंने 3 साल की संविदा की है और मैं उसको करूंगा। एंड ही जो कंपनी का एजेंट था, एडवर्टीजमेंट कंपनी का, ही कंटिन्यूड। अब पैसे वैसे तो इसके अच्छे खासे बन गए होंगे। जब यहाँ पे बात आती है तो कहा हमने तो मना किया था,
कोर्ट से जाने पे कहता है कोर्ट कि नहीं, आपके सिर्फ मना करने से ये बात नहीं मानी जाएगी जब तक कि दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी, आपकी बात मानी नहीं जाएगी तो जो कुछ उसने अपना खर्च किया है या जो भी उसके चार्जेस हो रहे हैं वो जनरल चार्जेस आपको पे करने होंगे। देखिए कितना थोड़ा हट के डायमेंशन है। बीच में आप किसी चीज को मना कर दें, दूसरा वाला उसको नहीं मानेगा तो आप उसको कह नहीं सकते कि मैंने मना किया था फिर तुमने कंटिन्यू क्यों किया। उसकी मर्जी है। आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं, फिर उसको ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। मना भी किया, ठीक है, वो नहीं मानेगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा।